निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वाइडर सीपीआर बना हुआ था और डिसेंडिंग सीपीआर था। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर रहता है, सीपीआर रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर हम सीपीआर को देखेंगे तो प्रीवियस सीपीआर के कंपैरिजन में इसका जो टॉप सेंटर पिवोट, बॉटम सेंटर और पिवोट का लाइन है, ये दूर दूर था। उसको वाइडर सीपीआर कहेंगे। जब भी वाइडर सीपीआर होता है, प्राइस एक रेंज के अंदर में ज्यादा रहने की कोशिश करता है। कल के दिन में जो मोमेंटम था वो S2 लेवल तक आ गया था, लेकिन आज कल का जो मोमेंटम था उसका कंटिन्यूएशन हुआ है। ये कैसे पता चलेगा हमको कि कंटिन्यूएशन होना है कि नहीं होना है? इसके लिए हम स्टार्टिंग कैंडल को प्रिपेयर कर लेंगे कि स्टार्टिंग कैंडल कैसा बना है। फर्स्ट कैंडल हम देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये डोजी का फॉर्मेशन है। तो डोजी एक न्यूट्रल कैंडल होता है, यानी कि वहां पे बायर्स और सेलर न्यूट्रल हो गया है। बायर्स ने सेलर को हटा दिया, सेलर्स ने बायर को हटा दिया, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए। अब जो भी मूवमेंट आएगा, या तो उस डोजी के अपर लेवल के ऊपर में मूवमेंट आएगा या उस लो के नीचे की तरफ में आएगा मोमेंटम। तो ये जो डोजी है, डोजी का जब अपर साइड ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ में मोमेंटम आ जाता है, और डोजी का जब नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ में मोमेंटम आ जाता है। वीवेब के ऊपर में 20 MA का फॉर्मेशन था, क्योंकि प्राइस जहां पे खुलती है वीवेब वहीं से ओपन होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है, डोजी बना हुआ है, तो डोजी का जब ऊपर ब्रेक होगा अपसाइड में, तब अपसाइड का ट्रेड बनता। सेकंड कैंडल प्रीवियस डे लो के ऊपर में गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसका हाई ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ पे जब हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे कॉल साइड में जो लोग घुसे हैं वो थर्ड कैंडल पे ट्रैप हो गए, क्योंकि जब भी इनसाइड रेंज में घुसता है हमारा पहला टारगेट सीपीआर का होता है। लेकिन फर्स्ट कैंडल का जो डोजी है उसका हाई ब्रेक नहीं हो पाया था, इस वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ पे चला गया। जो थर्ड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल था। तो जब ये थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग है वी वेब के नीचे और यहाँ पे डेज ओपन की लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ईएमए हमको बता रहा है कि ईएमए ऊपर है वी वेब के, तो ना ऊपर की तरफ में आ जा सकता है। लेकिन डेज ओपन नीचे ब्रेक हो गया और वी वेब भी नीचे की तरफ में ब्रेक हो गया, मतलब तीन में से दो बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा और एक जाएगा ऊपर की तरफ में। तो एक इसका और कंफर्मेशन चाहिए हमको। तो जहां पे भी कंफ्यूजन होता है ना, वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को अवॉइड कीजिए। या तो आप फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने का इंतजार कर लीजिए, या तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने का इंतजार कर दीजिए। तो यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल है वो देखिए, ये ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन ऊपर से ये नीचे वापस चला गया। वी वेब को ऊपर ले जा करके नीचे वापस फेंक दे, तब वो कंफर्म करता है कि ट्रेंड क्या होने वाला है, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर ये वी वेब के ऊपर में सस्टेन कर जाता तो प्राइस ऊपर की तरफ में निकल जाता। यहाँ पे पहले भी एक सिनेरियो हो चुका है, सेम केस हम देख लेते हैं। ये वाला केस देख लीजिए, यहाँ पे भी ना वी वेब के ऊपर था ईएमए, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल बना रेड बना, तो ये वी वेब के ऊपर है ईएमए, तो प्राइस ऊपर की तरफ में जा सकता है। लेकिन जो सेकंड कैंडल है, ये वी वेब के ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ में जाकर के क्लोज दे दिया। तो इस कैंडल का जब लो आया, तब हमने यहाँ पे नीचे की तरफ में ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा सिनेरियो आज वापस से हुआ है। तो ये जो 9:30 बजे का कैंडल था, ये नीचे की तरफ में कंफर्म किया था कि अब नीचे की तरफ में जाएगा। तो जब इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पर से जब लो ब्रेक हुआ, ये वाला कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, और जो फोर्थ कैंडल है ये भी बता दे रहा है कि अब नीचे की तरफ में ट्रेंड रहेगा। लेकिन फिर भी जब वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन है, 20 MA की लाइन है, तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं पुट साइड में, तो ये फर्स्ट जो कैंडल है यहाँ पे एग्जिट बनता है तुरंत। फिर से प्राइस पलट के ऊपर आया और फिर से ये वी वेब के नीचे रिजेक्शन दे दिया। फिर से आप स्कैल्पिंग करें, क्योंकि वी वेब के ऊपर है ईएमए की लाइन, तो यहाँ पे आप फिर से एंट्री करेंगे और सेकंड कैंडल पे वापस एग्जिट हो जाएंगे। फिर से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से वी वेब से रिजेक्शन दिया, फिर से आप स्कैल्पिंग करेंगे, एक कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे। अब यहाँ जो 10:40 का जो कैंडल है, यहाँ पे वी वेब क्रॉस कर रहा है 20 MA को। तो अब जब ऊपर से जब नीचे की तरफ में आएगा, जैसे कि ऊपर गया 10:50 पे वी वेब को टच किया, फिर वापस नीचे की तरफ में ये जो रेड कैंडल बनाया है 10:55 का, यहाँ पे अब आप नीचे की तरफ जो ट्रेड लेंगे वो कंफर्म ट्रेड रहेगा। अब यहाँ पे जो भी ट्रेड लेंगे आप नीचे की तरफ में, वो थोड़ा एग्रेसिव ले सकते हैं, क्योंकि अब वी वेब के नीचे आ गया है 20 MA। जब भी वी वेब के नीचे 20 आता है, तब आप नीचे की तरफ में
जो रूल के हिसाब से उसको लॉसेस बढ़ा करके ट्रेड ले सकते हो। तो नीचे की तरफ में गया है यहाँ, लेकिन यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन पे गया है। और इस शुरुआत का ये जो समय है 11 बजे से लेकर के आप 13:50 तक का टाइम, ये पूरा कंसोलिडेशन के जैसा ही रहा है। आज वाइडर सीपीआर था। वाइडर सीपीआर में क्या होता है कि जो प्राइस का मोमेंटम है ना, वो कई बार स्लो रहता है ना। अब अगर ये ना गैप अप होता तो नीचे बहुत तेजी से आता, और अगर गैप डाउन होता तो ऊपर तेजी से जाता। ये फ्लैट ओपनिंग हुआ है, इसलिए जो भी इसका कंटिन्यूएशन है वो धीरे धीरे करके आया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड ले रहा होगा उसको स्कैल्पिंग में ही प्रॉफिट मिल रहा होगा, है ना। क्योंकि S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको एक रिटेस्ट का मतलब ऐसे कंडीशन में रिटेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रिटेस्ट कब मिलेगा? जब ये वीवेब के आसपास आएगा, तब इसका अच्छा कंटिन्यूएशन मिलेगा। तो ये छोटा छोटा यहाँ पे जब भी वीवेब के नीचे जब 20 में था, तो नीचे की तरफ में जो ट्रेड मिल रहा था वो छोटे छोटे कैंडल पे मिल रहा था। जब जब 20 में से रिजेक्शन हुआ, हमको नीचे की तरफ में ट्रेड मिल रहा था। लेकिन एक्चुअल में जब ट्रेड मिला है यहाँ 20 से ऊपर की तरफ में आ गया कैंडल, और ये वीवेब के आसपास आके ये जो रेड कैंडल बना हुआ है ये वाला 13:55 पे, इसके बाद जो रेड कैंडल दिया है, यहाँ पे आप जो ट्रेड लेंगे वो बड़े साइज का ले सकते हैं, क्योंकि अब इसने वीवेब के आसपास आकर के रिटर्न मारा है। तो यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे आप बड़े टारगेट ले सकते हैं। ये फर्स्ट स्विंग जो ले लो है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट S2 का रहेगा। वाइडर सीपीआर है, इसलिए थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना पड़ता है। तो इस तरीके से आज का ट्रेड था। ऑप्शन चेन में जाते हैं तो 23,700 का कॉल है और 23,900 का पुट है। कॉल में बहुत ज्यादा वाइडर सीपीआर का केस था और डिसेंडिंग सीपीआर था। प्राइस इसका ओपनिंग हुआ है प्रीवियस डे लो के पास में ओपनिंग हुआ। और पुट का भी सीपीआर का रेंज, सीपीआर से R1 और S1 प्रीवियस डे लो का जो रेंज है वो थोड़ा दूर दूर था। उसकी ओपनिंग हो गई थी R1 प्रीवियस डे हाई के जस्ट बीचों बीच ओपनिंग हुई थी। तो ये 34 EMA को ब्रेक करना चाहिए था नीचे की तरफ में। पुट में ये कर नहीं रहा था नीचे की तरफ में। वीवेब के ऊपर में 9:20 का कैंडल वीवेब के ऊपर में जा रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ में आ गया। जब जब ये वीवेब के ऊपर में जा रहा था, एक बार नीचे उतरा, फिर ये दूसरी बार नीचे उतरा, तो 2 बार तो हिम्मत को तोड़ दिया। लेकिन तीसरी बार जब ऊपर गया है वीवेब के ऊपर, तब इसका कंटिन्यूएशन बहुत अच्छा मिला है। और जब जब इसने वीवेब के पास में आया है, इसकी प्राइसिंग अच्छी मिली है। जैसे वीवेब के पास में जब यहाँ पे आ रहा है, तो कॉल साइड में देख लेना है कि वीवेब के पास से टकरा के रिटर्न हो रहा है कि नहीं। 9:52 का कैंडल, 9:52 में 23,900 का पुट देखेंगे। कॉल में भी वो वीवेब को ब्रेक कर रहे हैं, वीवेब को टच करके नीचे की तरफ में आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। सेम फिर 10 बजे का कैंडल कॉल में और पुट में दोनों में वीवेब को टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है। तो वीवेब के ऊपर ईएमए कौन सा है? पुट में है, इसलिए पुट की साइड में ही ट्रेड बनती है, कॉल के साइड में ट्रेड नहीं बनती है। उसके बाद फिर 10:33 का जो कैंडल है, यहाँ पे वीवेब के पास में नहीं आया पुट में, तो इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये जो 10:53 का कैंडल है, कॉल में वीवेब के ऊपर निकल गया है, लेकिन पुट में वीवेब से सपोर्ट लिया है। तो जब इसका कंटिन्यूएशन एक ग्रीन कैंडल पे बन जाता है पुट में, यहाँ पे फिर से री एंट्री करके आप फिर से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये छोटा छोटा स्कैल्पिंग, जब भी वाइडर सीपीआर हो, आपको कॉल और पुट का चार्ट लगा करके जब जब वीवेब के पास में आ रहा है, तब तक वहां पे एंट्री बनती है। उससे ज्यादा, और उसमें भी स्कैल्पिंग मोड पे ही प्रॉफिट बुक करना है, बड़े बड़े टारगेट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको 23,700 का कॉल पे 13:47 का जो कैंडल है, वो वीवेब को नीचे की तरफ में काट रहा है, मतलब वीवेब से टच करके नीचे की तरफ में आ रहा है। और सेम 23,900 का पुट में यहाँ पे वीवेब के आसपास आकर के वापस जा रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप ट्रेड लेके ना, आप इसको होल्ड कर सकते हैं ऊपर तरफ के लिए। जैसे 13:47 का कैंडल जब पुट में आया, तो वहां पे आप एंट्री पुट में कीजिए और एसएल वीवेब को डाल दीजिए, या वीवेब से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे एसएल डाल दीजिए। तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है और टारगेट बड़े हो जाते हैं। जब भी वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन हो, हमको ऊपर का ही ट्रेड सोचना है। अगर वाइडर सीपीआर है तो वीवेब के पास में ही एंट्री करना है। वीवेब से टच करके एंट्री करेंगे तो आपका टारगेट अच्छा रहेगा। वापस वो पलट के आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार आपको मौका देगा, बस उस मौके को भुनाना है आपको। अब कल का सिनेरियो देख लेते हैं। आज पूरा होल डे देखेंगे ना, 10:50 के बाद का, तो वीवेब के नीचे था पूरा 20 EMA का लाइन, तो ये नीचे की तरफ में ट्रेड बन रही थी, ऊपर की तरफ में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बन रही थी।
तो जब भी डेज ओपन के नीचे है, वीवैप के नीचे है और 20 में के नीचे है, तो नीचे की तरफ का ही ट्रेड प्लान सोचना है, ऊपर की तरफ में जाना नहीं है। गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो होता तो बात अलग होती। अब कल का सिनेरियो देख लेते हैं। कल डिसेंडिंग सीपीआर में है निफ्टी, डिसेंडिंग सीपीआर में है, लेकिन इसका भी जो सीपीआर है थोड़ा सा आज के कंपेयर में कल का जो सीपीआर है थोड़ा सा रेंज पास पास है, हल्का हल्का, लेकिन इसको भी एक तरह से एक एवरेज सीपीआर माना जाएगा। ज्यादा वाइडर भी नहीं है और ज्यादा नैरो भी नहीं है, एक एवरेज सीपीआर है। तो डिसेंडिंग सीपीआर का केस में क्या होता है, सीपीआर रिजेक्शन का करता है, रिजेक्शन का काम करता है, और कल का जो सीपीआर है उसके नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो मायने रखती है। ये नीचे की तरफ में ही अभी बता रहा है, ऊपर की तरफ में नहीं है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम से देखेंगे तो अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन डाउन ट्रेंड में किस जगह पे आकर के रुका हुआ है इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हायर टाइम फ्रेम से। तो सबसे हायर टाइम फ्रेम हो जाता है हमारा वीकली चार्ट, जो कि ईयरली सीपीआर होता है। अब ईयरली सीपीआर में आप देखेंगे कि R1 का जो लेवल है ये आ रहा है लगभग लगभग 23,411, यानी 23,400 मान लीजिए। तो अभी 23,400 एक सपोर्ट का काम करेगा अगर यहाँ पे आ जाता है मार्केट। उसके बाद वन डे का टाइम फ्रेम आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा है S1, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा इधर पे, और नीचे जाएगा भी तो ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा क्योंकि ये वाइडर सीपीआर है। और अब आ जाते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी डिसेंडिंग सीपीआर है और नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन, तो S1 लेवल ब्रेक किया तो नीचे इसका S2 लेवल आने का है। अब S2 लेवल कितने में आ रहा है, लगभग लगभग 23,450 के आसपास में। तो 23,400 का लेवल मोटा मोटी देखा जाए तो अभी एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर 23,400 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास में 23,200 का लेवल आएगा नीचे की तरफ में। फिलहाल के लिए हमको S2 लेवल तक का यहाँ पे अगर मिलता है टारगेट तो मिल सकता है। और ये जो कैंडल बना है लास्ट वाला, ये डोजी फॉर्मेशन है, और वीवेप का 20 में से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा बना हुआ है, तो हो सकता है कल के दिन में थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करे। तो ये है हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब इसमें एक सबसे बड़ी और सबसे मेजर बात हो रही है जो आप लोग के ध्यान में मैं डालना चाहूंगा। हम आ जाते हैं सीपीआर बाई आस्क मार्केट सेटिंग पे, और यहाँ पे लगा लेते हैं 200 ईएमए। 200 ईएमए फादर ऑफ ईएमए कहा जाता है। जब भी 200 ईएमए पे आता है प्राइस बाउंस करने की कोशिश करता है, जैसे 26 अक्टूबर 2023 को ले लेंगे, यहाँ पर से मार्केट बाउंस करा था और 26 अक्टूबर को हुआ था ये चीज। 26 अक्टूबर के बाद में नवंबर में धीरे धीरे मार्केट ऊपर आया और फिर दिसंबर में पूरा ही ऊपर आ गया। इसके बाद में प्राइस आया है 4 जून 2024 को आया था, और यहाँ से भी प्राइस वापस बाउंस कर गया। तो जब जब 200 ईएमए से वापस बाउंस किया है प्राइस, बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ में आया है। तो आज भी 200 ईएमए पे प्राइस आ गया है, तो यहाँ से बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ में बहुत तेजी से। लेकिन बाउंस करने के लिए हमको ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे की तरफ में आ जाता है तो नीचे की तरफ में स्कैल्पिंग करेंगे, बड़े टारगेट्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर की तरफ में जाता है तो हम इसमें बड़े टारगेट की तरफ में जा सकते हैं, क्योंकि प्राइस बाउंस जो करेगा वो बहुत तेजी के साथ में करेगा। तो अभी 200 ईएमए और 20 ईएमए के बीच में फंसा हुआ है, और दो कैंडल कंटिन्यूएशन में बड़े बड़े कैंडल बन गए हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, और इस जगह से जब ऊपर की तरफ में जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से जा सकता है, लेकिन हो सकता है डोजी वगैरह बना करके जाए। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कल का मार्केट क्या है। मतलब अभी अब ये अपना बॉटम एक्चुअल में निफ्टी में लगभग लगभग आ गया है। ज्यादा 200 ईएमए के नीचे ज्यादा दिन रहता नहीं है। आप इसको पहले भी अगर देखेंगे, पहले की सिनेरियो देख लेते हैं। पहले की सिनेरियो में देखेंगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर कितने दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीना तक कंटिन्यूस बना हुआ था। लेकिन जो सेकेंड महीना है, सेकेंड महीना जब डिसेंडिंग सीपीआर था, तो जब ये प्राइस 200 ईएमए के पास में आया तो वापस बाउंस करके 20 ईएमए तक गया है। तो हो सकता है कि अभी जो प्राइस स्टार्टिंग में 20 ईएमए तक वापस चले जाए बाउंस करके ऊपर की तरफ में। फिर बाद में हो सकता है थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन होके कि ऊपर जाने में टाइम लगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे डिसेंडिंग सीपीआर था, तो जैसे ही वो S2 के पास में आया था, अपने S2 के पास में आया और 200 ईएमए के पास में आया, बाउंस करके वापस 20 ईएमए पे गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 200 के पास में अभी आया है, तो इसके बाउंस होने के चांसेस ज्यादा हैं और वापस 20 ईएमए पे जा सकता है ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे जाएगा तो स्कैल्पिंग करना है, बड़े टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट पे अभी चल रहा है मार्केट। ठीक है। और एक घंटे का टाइम फ्रेम पे तो अभी बता दिया है, अभी तो ये S2 के लेवल के आसपास आ सकता है, उसके बाद वहां से बाउंस करने के बारे में सोचे।
5 मिनट का टाइम फ्रेम देते हैं, 200 EMA को अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो ये 2 दिन लगातार मोमेंटम आया है, तो कल के दिन थोड़ा शांत रह सकता है मार्केट, है ना। जरूरी नहीं कि कल मोमेंटम आए ही। अब डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, देखना ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वीवैप ऊपर हो गया, 20 में नीचे हो गया है। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, पिवोट के ऊपर में बड़ा कैंडल बन जाता है ऊपर की तरफ में, तो हम ये देखेंगे कि अब वीवैप के नीचे रहेगा 20 में, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वीवैप की लाइन है उसके ऊपर में प्राइस निकल रहा है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ऊपर की तरफ में तो प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है, लेकिन हम ऊपर की साइड में पोजीशन अच्छे से तब बनाएंगे जब वीवैप के ऊपर 20 की लाइन निकल जाएगी, तब तक वेट करेंगे। और अगर पिवोट लाइन से नीचे की तरफ में एक रेड कैंडल बन जाता है नीचे की तरफ में, तो ये हो सकता है फिर से प्रीवियस लो पे आए, और प्रीवियस लो पे आने के बाद में फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो। और अगर प्रीवियस डे लो के नीचे खुल जाता है तो हमको ये सिनेरियो देखना है कि इस टाइप का सिनेरियो देख लेना है कि क्या बन रहा है ना। वीवेप को वापस ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वीवेप को वापस ब्रेक करके ऊपर की तरफ में चले जाता है और इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो फिर टारगेट सीपीआर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कल का मार्केट होगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला जाता है तब इसमें ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, तो नेक्स्ट टारगेट हमको R2 का लेवल इजीली मिल जाएगा। आज के दिन जो सीपीआर बना है वर्जिन सीपीआर है, तो अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई टूटता है तो हमको R2 का लेवल हमको इजीली देखने को मिलेगा। तो आंख बंद करके ऊपर की तरफ में तो ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रेंड रिवर्सल पहले मिले, R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाए मार्केट, तभी जा करके होगा। और अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई पे खुल करके एक रिजेक्शन कैंडल बन जाता है रेड कैंडल, तो हमको नीचे की तरफ में सीपीआर का जो लेवल है हमको इजीली मिलेगा नीचे की तरफ में। तो प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है ये मैटर करता है। अगर डोजी बन गया है तो सजग हो जाए, उसका हाई और लो जहां पे ब्रेक होगा वहां पे ट्रेड लेना है वीवैप को देखते हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।